एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं भी सनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक प्रकार का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि मुख्य रूप से हार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो देखो, बात करने वाले हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर के बाद। ओके, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स होती है। ओके, कार्डियो का मतलब इधर क्या होता है? हार्ट होता है। ओके, और वास्कुलर का मतलब इधर हम क्या समझेंगे? ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है। और डिसऑर्डर का मतलब इधर हमारे पास में क्या है? डिजीज। और तो ही हम यहाँ पर वन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, और जिसका नाम है CAD। क्या नाम है? CAD। CAD को अपन किस नाम से जानते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, या मैं वह कह सकता हूँ कि डिजीज। क्या कह सकता हूँ? डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कह सकता हूँ कि कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी क्या है? मैं कह सकता हूँ कोरोनरी आर्टरी क्या है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। कॉर्नर आर्टरी लेफ्ट और राइट होती है। हार्ट के दोनों चार चैम्बर होते हैं, उसको एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल साइड में जो आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी है। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, कि अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज, किसी प्रकार का कोई एथेरोमा, या मैं बोलूँगा प्लग फॉर्मेशन हो जाए, या मैं कह सकता हूँ कि फैट का डिपोजिशन हो जाए, और कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए? ब्लॉकेज हो जाए, तो क्या हो सकता है? तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं डेफिनेशन के बारे में कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। तो डिफाइनेशन के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक प्रकार का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इसमें इसमें क्या होता है कि आर्टरी में प्लेग, और मैं कह सकता हूँ कि एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाता है, या मैं कह सकता हूँ कि आर्टरी में फैट डिपोजिशन हो जाना। क्या हो जाना? आर्टरी में फैट का जमाव हो जाना क्या कहलाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है। ओके, मैं कह सकता हूँ कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने क्या होएगा? तो देखो, मैं कह सकता हूँ कि हमारे सामने ये एक हमारा हार्ट है, हार्ट, और ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी। क्या है? कोरोनरी, ओके, कोरोनरी आर्टरी। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ है? या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है? प्लग फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है? या मैं कह सकता हूँ एथेरोमा, एथेरोमा हुआ है। क्या हुआ है? एथेरोमा। और या मैं कह सकता हूँ कि प्लग फॉर्मेशन। ओके, प्लग फॉर्मेशन। और या मैं कह सकता हूँ कि साहब फैट का जमा हो गया है। क्या हो गया है? फैट का जमा। तो फैट का जमा होने से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या कॉम्प्रोमाइज होएगी क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पेट का डिपोजिशन हुआ है, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई है वो क्या नहीं हो पा रही है? प्रॉपर नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो रही है? ब्लड सप्लाई कैसी नहीं हो रही? प्रॉपर। तो इसका मतलब अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, अगर मैं बोलूँगी इनसफिशियंट, क्या वर्ड बोला? इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई, और कह सकते हैं कि इनसफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है, मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल, और इनसफिशियंट का मतलब कि बराबर आपूर्ति नहीं होना। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि आपूर्ति में, ब्लड सप्लाई की सप्लाई में किसी प्रकार का मैं बोलूँगी इंटरप्शन होना या कमी आना क्या कहलाता है? इनसफिशियंट कहलाता है। या मैं कह सकता हूँ इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई। ये ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल, सामान्य नहीं हो पाएगी, और उस कंडीशन को ही अपन बोलते हैं इश्चिमिया। क्या बोलते हैं? इश्चिमिया। एक वर्ड आया हमारे सामने, इश्चिमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इश्चिमिया वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई की हार्ट में या पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी में। नाउ अभी तो हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट के बारे में बता रहा हूँ, या मैं बोलूँगी हमारे बॉडी में कहीं पर भी ऑर्गन के पास
इनसफिशिएंट, असामान्य रूप से अगर ब्लड सप्लाई होती है, या मैं बोलूँ कि ब्लड सप्लाई की आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती है, उसको अपन बोलते हैं इस्चीमिया। क्या होता है? इस्चीमिया। और अगर मैं बोलूँगी अगर इस्चीमिया की कंडीशन है, इस्चीमिया की कंडीशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर दिक्कत किसकी आएगी? ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी। और मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी। और ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारे ऑर्गन और टिश्यू के पास और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। क्या बोला जाता है? हाइपोक्सिया बोला जाता है। राइट एवरीवन? ओके, हाइपोक्सिया बोला जाता है। ओके, हाइपोक्सिया बोला जाता है। तो मैं बोलूँगी अगर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है तो उस कंडीशन को इस्चीमिया बोला जाता है। और इस्चीमिया में दिक्कत क्या होगी कि ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की क्या होगी? ऑलरेडी कमी होगी। और ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। तो आगे के स्टेप में हम बात करेंगे कि कोज क्या क्या हो सकते हैं। राइट, आगे के कंडीशन में अपन बात करेंगे कि व्हाट इज द कोज, कोज ऑफ CAD, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो राइट, तो बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण के बारे में। तो मैं बात करूंगा स्मोकिंग। क्या बात करूंगा? कोई स्मोकिंग कर रहा है तो कारण बन सकता है। और मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 mg, 200 mg पर DL से ज़्यादा अगर हो जाती है, तो उसको अपन हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। राइट, अगली मैं बात करूं जैसे, हाँ, स्ट्रेस हो सकता है, लाइक, है ना? ओके, एल्कोहल कंजप्शन हो सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि टोबैको, तंबाकू यूज़, तंबाकू यूज़ से भी हो सकता है। और या मैं कह सकता हूँ कि अनहेल्दी, अनहेल्दी डाइट, कि अगर डाइट है अनहेल्दी होती है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूँ CAD हो सकती है। कि अनहेल्दी डाइट के अंदर जैसे मैं करूँ ऑयली फूड, लाइक ऑयली फूड हो गया, पैकिंग फूड हो गया। क्या हो गया? पैकिंग पैकिंग फूड हो गया, लाइक। तो इन सब कारणों से क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। राइट, ओके। तो हमारे पास में कारण की बात होगी कि हमारे पास में क्या क्या कारण हो सकते हैं कोरोनरी डिजीज के। धूम्रपान हो गया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा, मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो कारण कौन सा है? हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, अगली कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने वाले हैं। ओके, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर अपन बात करें कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साहब की साइन एंड सिम्टम में क्या मिलेगा हमें? चेस्ट पेन मिलेगा। क्या मिलेगा? चेस्ट पेन, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो मिड स्टर्नम कैविटी में होता है, और मिड स्टर्नम कैविटी है वो हमारे थोरासिक कैविटी के अंतर्गत आती है, और थोरासिक कैविटी किधर है? चेस्ट के अंदर। राइट, ओके। अगली कंडीशन में, हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि साहब चेस्ट पेन होगा वहाँ पर। ओके, और कह सकता हूँ कि वहाँ पर क्या मिलेगा? टेकीकार्डिया मिलेगा। क्या मिलेगा? ओके, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट का क्या हो जाना? बढ़ जाना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, क्या होता है? टेकीकार्डिया। अगला मैं कह सकता हूँ कि पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि हमारी हार्ट रेट इतनी इंक्रीज होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि एक पेशेंट खुद अपनी हृदय की धड़कन को फील कर सकता है कि हाँ मेरा हृदय धड़क रहा है। यस, ओके। अगला मैं बात करूँगा कि वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हाइपरटेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। ओके, अगली कंडीशन में मैं वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? टेकिपनिया की कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगी? टेकिपनिया की कंडीशन। और टेकिपनिया का मतलब होता है रेस्पायरेशन रेट या ब्रीथ रेट, ब्रीथ रेट का क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। राइट, रेस्पायरेशन का रेट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके, तो हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन वी अंडरस्टैंड, यस,
वहाँ पर डिस्निया की कंडीशन उत्पन्न होती है। यस, डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की कंडीशन देखी जाती है। और पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा? डिजीनेस देखने को मिलेगा। डिजीनेस का मतलब कि चक्कर आने का कंडीशन मिल सकता है। और पेशेंट के अंदर क्या मिल सकता है? फेटिग मिलेगा। क्या मिलेगा? फेटिग, पेशेंट थका हुआ मिलेगा। ओके। ओके, मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट थका हुआ मतलब कि चिंता के कारण, एंजाइटी के कारण थका हुआ हो सकता है। ओके। क्या नोजिया एंड वोमिटिंग मिलेगी? बिल्कुल, नोजिया और वोमिटिंग देखी जा सकती है। क्या इतना समझ में आया आपको? यस। और या मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट के अंदर फेंटिंग क्या मिलेगी? पेशेंट है वो क्या हो सकता है? बेहोशी की कंडीशन में भी मिल सकता है। तो हमने साइन एंड सिम्टम के बारे में बात किया कि सीएडी के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। और ये क्या, यह कह सकता हूँ कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है। चलो, अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे साहब। हमारे पास डेफिनेशन मिला, इसके कारण भी मिले, और अब हम बात करने वाले हैं कि इसके हमने साइन एंड सिम्टम भी मिले हमें। साइन एंड सिम्टम को क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोला जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बारे में। क्या बात करेंगे? डायग्नोसिस के बारे में। और डायग्नोसिस का मतलब कि बीमारी को हमें कन्फर्म क्या करना है? पता लगाना है कि साहब कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या नहीं है। राइट। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में अपन क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हम इतिहास इकट्ठा करेंगे, पेशेंट का नाम, एजुकेशन, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट एंड प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट एंड प्रीवियस में कह सकता हूँ कि सर्जिकल हिस्ट्री। ओके। अगली मैं बात करूंगा कि उसके अंदर हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। राइट एवरीवन? ओके। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे, हम क्या कंडीशन की बात करेंगे? ईसीजी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्ट से रिलेटेड अगर हमें किसी बीमारी का डायग्नोस करना है तो मोस्ट एंड कॉमन जो डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है? ईसीजी होता है। होप यू अंडरस्टैंड। ईसीजी होता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके। या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। ओके। ओके। अगली कंडीशन में हाँ हम बात करेंगे साहब ईसीजी के अंदर क्या होता है। तो देखो, ईसीजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये हमारी क्या है? नॉर्मल ईसीजी है। ये पी वेव है, इसको PQRST, 4 वेव होती है इसमें ईसीजी के अंदर। और ये एक प्रकार की कैसी है? नॉर्मल ईसीजी। कैसी है? नॉर्मल ईसीजी। ओके। तो हम बात करेंगे पी वेव कब आती है। तो पी वेव आती है एट्रियल, एट्रियल का मतलब एट्रियम रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन कि जब हमारे एट्रियम, हार्ट के एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें पी वेव प्राप्त होती है। और अगली मैं बात करूं कि ये जो आप देख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं PR सेगमेंट। राइट। क्या बोलते हैं? PR सेगमेंट कहा जाता है। राइट। ओके। इसके बाद अपन इधर बात करें कि हमारे सामने क्या कंडीशन रहेगी। ओके। आर की कंडीशन, यहाँ पर QR और S की कंडीशन हमें क्या मिलेगी? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, या मैं बोलूँगा कि हार्ट के वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो QRS क्या होती है? वेव प्राप्त होती है, तरंग प्राप्त होती है। और मैं कह सकता हूँ कि T वेव कब मिलती है तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके। क्या माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब एट्रियम का डीपोलराइजेशन नहीं हुआ, तो एट्रियम का है वो डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के मैं कह सकता हूँ कि रीपोलराइजेशन के साथ ही हो जाता है। तो इसकी कोई वेव प्राप्त हमें नहीं होती है। ऑप्शन अंडरस्टैंड। तो अगर हमें किसी प्रकार का कह सकता हूँ कि हार्ट के वेंट्रिकल और एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है
कोई प्रॉब्लम आती है तो इन इस ईजी की जो वेव है इनमें क्या होती है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अबनॉर्मलिटी फेस करने को मिलेगा। ओके, सो अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे ईसीजी, और ईसीजी के बाद अपन बात करेंगे वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी के बाद हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, हमने ईसीजी के अंदर फाइंड किया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि साहब 2 नंबर में हम जब बात करेंगे क्या करेंगे, ओके, एंजियोग्राफी करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। मैं बोलूँगा कि या तो मैं इसको बोलूँगा कार्डियक कैथेटराइजेशन, और या इसको बोला जाता है कार्डियक एंजियोग्राफी। कार्डियक एंजियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन वर्ड बोलो और या बोलो कार्डियक एंजियोग्राफी। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम इस एक प्रकार की क्या करते हैं, डाई का यूज़ करते हैं, और एक प्रकार की डाई है हमारे बॉडी में क्या करती है, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट का मतलब कि एक प्रकार की स्पेशल डाई होती है, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और हार्ट के वहाँ पर जहाँ पर ब्लॉकेज मिलता है हमें, लाइक ये आप पिक्चर देखे एक, देखो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के प्रोसीजर को करने के लिए पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, और ओटी में इसका एक प्रोसीजर होता है, मैं कह सकता हूँ एनेस्थेसिया, अंडर द एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देकर। और उसमें क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी के द्वारा एक वायर डाला जाता है, वायर डालकर हार्ट तक ले जाया जाता है, और उसके बाद में एक डाई डाली जाती है, अभी आपको बताया था। ओके, इसके अंदर क्या करती है, डाई इंजेक्ट की जाती है। ओके, तो डाई डालने से देखो कि हमें ऐसा मिला कि हमें ये हमारी क्या है, कोरोनरी आर्ट, क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। और कोरोनरी आर्टरी है तो देखो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, हमें ब्लॉकेज मिला है। क्या मिला है, ब्लॉकेज। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने ये प्रॉब्लम को फेस किया है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पे आप पास आई है, तो इसका मतलब यही है द डायग्नोसिस। ओके, तो डायग्नोसिस में हमें में भी हो सकता है कि साहब ये हो सकता है कि 80% है, 90% है, या मैं कह सकता हूँ कि 60% है। तो ये हमें डायग्नोस पे मिलेगा कि कितना परसेंट है वहाँ पर ब्लॉकेज है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन वर्ड यूज करो, या बोलो कार्डियक एंजियोग्राफी के द्वारा कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है, राइट। यस, आगे हम बात करेंगे कि कॉमन कंडीशन में जो डायग्नोसिस होता है, जैसे हम बात करेंगे कि साहब सीबीसी की जा सकती है, क्या की जा सकती है, सीबीसी। ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट की जा सकती है, आरबीएस की जा सकती है। आरबीएस का मतलब क्या होता है, रैंडम ब्लड, ओके, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। ओके, और मैं कह सकता हूँ कि लिपिड प्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल का मतलब हम स्पेशली इसमें क्या देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है। समझ में आया, यस। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते, क्या कर सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन किया जा सकता है, राइट। ओके, तो ये सब है वो क्या की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ जांचें थी, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है, ईसीजी करना है। और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन, या कह सकता हूँ कि मैं कोरोनरी, या कार्डियक क्या कह सकता हूँ, एंजियोग्राफी कह सकता हूँ। कार्डियक बोलो या कोरोनरी एंजियोग्राफी, क्या बोलेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। यस, इसके बाद अपन बात करेंगे, यस, इसके बाद हमने देखो कि हमने डायग्नोसिस किया है, और डायग्नोसिस के बाद हमारा जो स्टेप अगला आता है, अब हम करने वाले हैं मैनेजमेंट। क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर मतलब होता है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। एक तो होता है मेडिकल मैनेजमेंट, और एंड एक होता है हमारा क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम 2 तरीके के मैनेजमेंट करने वाले हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, और एक होता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। यस, ओके। तो हम बात करें अगली कंडीशन के अंदर, तो मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करें मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नैरोएस कंडीशन है उसको अपन क्या करेंगे, कह सकता हूँ कि वहाँ पर प्लग हटाने के लिए कंडीशन की बात की जा सकती है, या मैं कह सकता हूँ उस पेशेंट के अंदर क्या करनी कंडीशन है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करें, क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, राइट, ओके। इसके बाद मैं बोलूँ कि हमारी जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, यानी मैं कह सकता हूँ कोरोनरी आर्टरी है, वो कैसी है, नैरो कंडीशन है। नैरो का मतलब क्या हो गई है, वो छोटी कंडीशन हो गई है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर हम क्या कंडीशन देंगे, वेसो डायलेटर देंगे, वेसो डायलेटर देंगे, क्या देंगे, वेसो डायलेटर, ओके। वहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे वेसो डायलेटर। तो जो वे मेडिसिन जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, उसकी कंडीशन में हम बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे एंटी, आपने नाम सुना होगा नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, जो वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है और ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करने की क्या कर सकती है, कंडीशन को ठीक कर सकती है। यस, ओके। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने क्या दिया था, नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट दी थी। और नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के बारे में बता दूं तो ये वेसल्स को क्या कर रही है, डायलेट करती है। जब भी नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन दी जाती है तो वहाँ पर पेशेंट का क्या करना है, पेशेंट वाइटल साइन चेक। तो जब भी वाइटल साइन, मैं कह सकता हूँ नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है तो पेशेंट का क्या करना है, आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइटल साइन क्या करना है, चेक करना, शुड बी रिमेंबर। यस, अगली कंडीशन में मैं बात करूंगी, नाइट्रोग्लिसरीन है वो कैसी दी जाती है, सब लिंगुअल दी जाती है। मैं कह सकता हूँ कि सब लिंगुअल रूट से दी जाती है, राइट, ओके। मैं कह सकता हूँ कि सब लिंगुअल रूट से दी जाती है, ओके। वन टेबलेट, 3 टेबलेट मैक्सिमम दी जा सकती है, 1 टेबलेट स्टेट, 1 टेबलेट हैंड टू हैंड दी जाती है। अगर इफ अगर पेन कम नहीं होता है तो, अगर पेन कम नहीं होता है तो हम 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद एक और टेबलेट देंगे, 5 मिनट बाद एक और टेबलेट दी जाती है। और अगर और भी, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर वेसल्स डायलेट नहीं हुई है, पेन, चेस्ट पेन कम नहीं हुआ है, तो वहाँ पर 5 मिनट बाद में अपन क्या देंगे, एक और टेबलेट दी जाती है, एक और टेबलेट दी जाती है। और एक और टेबलेट दी जाती है, 3 टेबलेट मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 टेबलेट दी जा सकती है, शुड बी रिमेंबर। मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम है वो 3 टेबलेट दी जा सकती है। 3 टेबलेट के बाद में क्या करना है, अगर पेशेंट को रिलीव नहीं मिलता है तो इन्फॉर्म डॉक्टर, इन्फॉर्म डॉक्टर, डॉक्टर से क्या करना है, संपर्क करना है, शुड बी रिमेंबर। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बात की है, नाइट्रोग्लिसरीन है वो सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, अंडर द टंग। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है, अंडर द टंग क्या होता है, जीभ के नीचे दी जाती है। यस, ओके, अंडर द टंग दी जाती है, यस, अंडर द टंग, जीभ के नीचे दी जाती है, यस, अंडर द टंग दी जाती है। अंडर द टंग मेडिसिन दी जाती है और 3 टेबलेट मैक्सिमम दी जा सकती है। अगर 3 टेबलेट से पेशेंट की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, हमें डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ओके।
नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन बात करें, यस वी कैन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे, हम पेशेंट को क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर दी जाती है। क्या की जाती है, बीटा ब्लॉकर दी जाती है। जैसे आपने बात किया प्रोपेनोलोल दी जाती है, और आपने नाम सुना होगा एटेनोलोल दी जाती है। बीटा ब्लॉकर होती है ऐसी ड्रग है जो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को क्या कर सकती है, डिक्रीज कर। यस, अगली मैं बात करूंगी, वहां पर दिया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल को, यानी मैं कह सकता हूँ पेशेंट के अंदर हमने साइन एंड सिम्टम में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तो हमें ब्लड प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। यस, हमने चेस्ट पेन को ठीक कर दिया नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा, हम ब्लड प्रेशर को कम करने जा रहे हैं। यस, बीटा ब्लॉकर के अंदर मैं कह सकता, सो हाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर तो हमने बीटा ब्लॉकर में एटेनोलोल वगैरह दिया है। ओके, इसके बाद अपन बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हम देख सकते हैं एम्लोडिफाइन। तो डिफाइन, यस, एम्लोडिफाइन देंगे। ओके, इसके बाद हम देखें एट्रोवास्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रोवेस्टिन ड्रग दी जाती है। एट्रोवेस्टिन ड्रग है वो क्या करती है, ये लिपिड को कम करती है, लिपिड डिक्रीज। एट्रोवेस्टिन जो ड्रग है वो लिपिड को क्या कर सकती है, डिक्रीज करती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करती है, ये कम करती है। राइट, ओके। अगली अपन बात करेंगे कि हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, ये हमारे पास में क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट था। ओके, इन दैट कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि हम क्या देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि अगर डिस्निया की कंडीशन है, अगर पेशेंट में डिस्निया की कंडीशन है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। ओके, तो अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करें कि हम बात करने वाले हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। क्या बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट, कि अगर मेडिसिन के द्वारा अगर पेशेंट की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो हमें सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ गो फॉर होना पड़ता है। राइट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, यस, ओके, सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे जिसका नाम है प्रोसीजर का PTCA। क्या नाम है, PTCA, और इसका जो पूरा नाम होता है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। आपने नाम सुना होगा एंजियोप्लास्टी, और एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी रिपेयर, कि कोरोनरी आर्टरी में जहां पर भी ब्लॉकेज आया है उस कंडीशन में क्या करना, उस कंडीशन को रिपेयर करना। राइट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो कि परक्यूटेनियस का मतलब होता है कि थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन, स्किन के द्वारा कि हम फेमोरल आर्टरी में एक वायर डालेंगे, और वायर के द्वारा हम फिर हमने बताया कि एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी में जहाँ पर हमें ब्लॉकेज मिला है, और वहाँ पर क्या किया जाता है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एक बेलून टाइप का ला डाला जाता है, और उसको अपन बोलते हैं PTC। क्या डाला जाता है, PTCA, और इसको क्या किया जाता है, इन्फ्लेट कर दिया जाता है। और इस कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे कि जहाँ पर ब्लॉकेज है, लाइक यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो यहाँ पर डाल के वहाँ की आर्टरी को क्या किया जाता है, चौड़ा कर दिया के कारण जो ब्लड सप्लाई है ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाती है, ब्लड सप्लाई है प्रॉपर हो जाती है। यस, अगली कंडीशन के अंदर हम जब बात करें, जैसे यस, 2 नंबर कंडीशन के अंदर हमारे पास सर्जिकल जो मैनेजमेंट है जिसका नाम है बेलून एंजियोप्लास्टी। अभी बताया था बेलून का मतलब जस्ट लाइक गुब्बारा लाइक पोर्शन होता है, और एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी को रिपेयर करना। ठीक है, यस, तो देखो कि बेलून इंसर्टेड इन नैरो एरिया, कि नैरो का मतलब देखो कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, यस वी कैन फेस, तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें मिल रही है, यहाँ पर ये फैट एथेरोमा जम गया है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, वायर डालना है, और वायर डाल के हमें इस बैलून को क्या करना है, इन्फ्लेट करना है।
क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। और इन्फ्लेट करने से ये जो नेरो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ इम्प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। और आर्टरी अगर चौड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड, यस। तो बैलून एंजियोप्लास्टी के अंदर एक बैलून होता है और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, आर्टरी को क्या करते हैं, वाइड करते हैं, चौड़ा करते हैं। ओके, नंबर 3 कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे कि कह सकते हैं इसको बोलते हैं कोरोनरी, कोरोनरी। ओके, आपने नाम सुना होगा साहब कि एक सर्जरी करवाई है जिसमें स्टंट डलवाया है, राइट। तो देखो कि ये कुछ स्टंट होता है, इसकी खास बात ये होगी कि ये एक प्रकार का स्टंट है जो मेडिकेटेड है। कैसा है, मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड का मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट फंक्शन करता है। कि इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का जिग जैग, एक प्रकार का जिग जैग कह सकता हूँ कि कंडीशन में ये बना हुआ छल्ला होता है। और यहाँ पर ये नैरो कंडीशन है और इसमें छल्ले को डालते हैं और इसको क्या किया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है। नाउअडेज मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट कॉमन सेकंड में इसका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा, कह सकते हैं। और ये परमानेंट होता है और इसको वाइड कर देते हैं और वहाँ पर ये आर्टरी को है वो क्या उन्होंने देता, नैरो नहीं होने देता वापस। और मैं कह सकता हूँ कि ये मेडिकेटेड कैसे है कि इसके अंदर क्या होता है कि दवाई मैं कह सकता हूँ कि दवाई से युक्त होता है, ताकि जो यहाँ से जो ब्लड गुजरे उसका क्या नहीं बने, क्लोट नहीं बने। क्या नहीं बने, क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो। और अगर क्लोट नहीं बनेगा तो रक्त रुकेगा नहीं, सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रहेगी या बराबर रहेगी। यस, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको अपन, इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं कोरोनरी स्टंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी स्टंट बोला जाता है। यस, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे, यस, एथेरेक्टोमी। ओके, अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करें उसको बोलते हैं एथेरेक्टोमी। यस, इस कंडीशन को बोला जाता है एथेरेक्टोमी। एथेरेक्टोमी, एदर का एदोरो, एदोरो का मतलब क्या होता है कि एदोरोमा का मतलब होता है प्लग या फेट, फेट। और एक्टोमी का मतलब होता है कि रिमूव, क्या करना, रिमूव करना। कि देखो कि यहाँ पर जो फेट ये जमा हुआ है और इसको वायर के द्वारा डालकर इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। और इस जो आर्टरी है, जो आर्टरी है उसको क्या किया जाता है, वाइड किया जाता है। वाइड का मतलब कि चौड़ा किया जाता है। तो एथेरेक्टोमी पर मैं क्या, इसका एथेरेक्टोमी प्रोसीजर मतलब कि के द्वारा है वो, हम क्या करते हैं, प्रोसीजर के द्वारा इस हेड को तोड़ा जाता है और जो आर्टरी जो नैरो है उसको क्या किया जाता है, मैं कह सकता हूँ वाइड किया जाता है। यस, नेक्स्ट कंडीशन में अपन बात करें, नंबर, नेक्स्ट कंडीशन का नाम है, उसको अपन बोलते हैं ABG। बिल्कुल सब ने नाम सुना है, CABG, मोस्ट कॉमन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे, इसको अपन बोलते हैं मोस्ट कॉमन। क्या बात करें, मोस्ट कॉमन। ओके, यस, मोस्ट कॉमन मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हार्ट की सर्जरी होती है उसको अपन बोलते हैं CABG। और इसका नाम होता है पूरा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग आ जाता है। में मतलब कि क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है, क्या है, यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्लॉकेज है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो आर्चोबाइट होती है यहाँ पर हमें एक वेन क्या ली जाती है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास करने के लिए वेन यूज की जाती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि सीरा का यूज किया जाता है। और वो सीरा कहाँ से ली जाती है, मैं सीरा के अंदर मैं बोलूँ कि हाँ, पैरों की वेन, ब्रेस्ट वेन, पैर की जो वेन ली जाती है उसका नाम है सेपियंस वेन। मोस्ट कॉमन जो वेन ली जाती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास के लिए उसका नाम है सेपियंस वेन, और जो कि पैर के अंदर देखी जाती है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आती है ब्रेस्ट वेन, क्या आती है, या मैं बोल सकता हूँ मेमोरी वेन। क्या बोल सकते हैं, मेमोरी वेन, ब्रेस्ट की वेन है वो ली जाती है। ओके, तो मोस्ट कॉमन जो सर्जरी होती है वो क्या होती है,
ये भी। तो हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कंडीशन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, उसके कारण के बारे में, और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, और इसके अंदर हमने मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो हम मैनेजमेंट में मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात की। तो हम टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।